देखेंगे आज बिहार में पर्यटन। बिहार पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है जहां ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक सभी प्रकार के दर्शनीय स्थल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। बिहार में धार्मिक पर्यटन स्थल में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई एवं मुस्लिम सभी धर्मों के दर्शनीय स्थल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। पर्यटन का दूसरा पक्ष क्या होता है? आर्थिक भी होता है। जहां पे पर्यटन होगा तो क्या होगा? लोग घूमने जाएंगे तो उससे क्या होगा? अर्थ की प्राप्ति होगी। तो पर्यटन का दूसरा पक्ष की बात करेंगे, आर्थिक भी होता है। ठीक है। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बिहार पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब बिहार में पर्यटन का लोगो क्या है, क्या बताएंगे? बिहार में बिल्कुल। पर्यटन का लोगो क्या है? ठीक है, बिलिसपुर बिहार। एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम क्या है लोगो, तो क्या बताएंगे? बिलिसपुर बिहार। क्या है? तो बिलिसपुर बिहार की बात करेंगे। बिहार में पर्यटन का क्या है? लोगो है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। अब आगे चलते, एक मिनट। ठीक है। हाँ, बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन स्थलों को सर्किटों के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रमुख सर्किट एवं उनके प्रमुख तीर्थ स्थल की बात करेंगे, या फिर प्रमुख स्थल की बात। सबसे पहले बौद्ध सर्किट। बौद्ध सर्किट में वैसे स्थानों को शामिल किया जाएगा जो कि कहीं न कहीं से बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। ठीक है। तो बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले, ठीक है, पवित्र स्थलों को इनमें स्थान दिया गया है। जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां पे उन्होंने उपदेश दिया, या फिर उनके स्तूप, सबको बौद्ध सर्किट में शामिल किया गया। सबसे पहले महाबोधि मंदिर। ठीक है, ये बिहार का है, बिहार में पड़ेगा। बिहार में कहाँ पे पड़ेगा? कहाँ पे पड़ेगा महाबोधि मंदिर? गया में पड़ेगा। ठीक है। ये यूनेस्को के द्वारा संरक्षित भी है, ध्यान में रखिएगा। महाबोधि मंदिर बौद्ध सर्किट में ही शामिल है, यूनेस्को स्थल में भी शामिल है। ठीक है। बिहार में यूनेस्को के कितने स्थल है? 2 स्थल। एक तो महाबोधि हो जाएगा, दूसरा नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय। यूनेस्को के स्थल। ठीक है। रामसर का बिहार में एक स्थल है, ध्यान रखिएगा, कांवरताल। ठीक है। चलिए बात की, सुजातागढ़ का स्तूप आपको कहाँ पे मिलेगा? सुजातागढ़, गया सर। ये सुजाता कौन थी पता है? खीर खिलाने वाली। हाँ, बुद्ध भगवान को खिलाती खीर, है वही हाँ है। हाँ, खीर खिलाते, उन्हीं का नाम सुजाता है। ठीक है। विश्व शांति स्तूप की बात करेंगे, कहाँ पे मिलेगा आपको विश्व शांति स्तूप? गया में, सॉरी। बिल्कुल, कहाँ पे मिलेगा? राजगीर में मिलेगा, नालंदा में मिलेगा। हाँ। अशोक स्तंभ आपको कहाँ पे मिलेगा? अशोक स्तंभ वैशाली में मिलेगा। बुद्ध अवशेष स्तूप कहाँ पे मिलेगा आपको? वैशाली। केसरिया स्तूप से प्रश्न आते रहे, केसरिया स्तूप आपको कहाँ पे मिलेगा? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। ये सारे के सारे स्थल किसके हैं, किससे संबंधित है? ये बौद्ध सर्किट से। ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, महाबोधि मंदिर गया, सुजातागढ़ का स्तूप, ठीक है, ध्यान रखें, गया, विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा में मिलेगा आपको। अशोक स्तंभ की बात करेंगे, वैशाली में है। बुद्ध अवशेष स्तूप की बात करें, ये भी आपको वैशाली में है। केसरिया स्तूप की बात करेंगे, आपको कहाँ पे मिलेगा? तो पूर्वी चंपारण मिलेगा। ठीक है। ये सारे के सारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए, बिहार बौद्ध के अलावा जैन का भी धरती रहा है कि नहीं? जैन का धरती। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैन सर्किट भी बनाया गया है। ठीक है। तो बिहार के 12वें तीर्थकर, बिहार में 2 तीर्थकर का जन्म हुआ है। बासु पूज्य, 12 का 2 गुना 24। ठीक है। 24वें तीर्थकर। अब 12वें तीर्थकर का जन्म स्थान कहाँ पे? तो ध्यान में रखिएगा, बिहार ही है। ठीक है। तो 12वें तीर्थकर का नाम क्या था जिनका जन्म स्थान बिहार है? क्या बताएंगे? बासु पूजा। ठीक है। 24वें तीर्थकर का नाम क्या है जिनका जन्म स्थान बिहार ही है? महावीर स्वामी। ठीक है, ध्यान रखें, महावीर स्वामी। ठीक है। दोनों का जन्म कहाँ पे हुआ? दोनों का जन्म बिहार में हुआ। ठीक है। इसी तरीके से बात करेंगे, बिहार जैन धर्म के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। बिहार में जैन धर्म से जुड़े कई धार्मिक पर्यटन स्थल भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जल मंदिर। जल मंदिर आपको कहाँ पे मिलेगा? क्या बताएंगे? बोलते रहिए सभी लोग, कहाँ पे मिलेगा जल मंदिर? बिल्कुल, जल मंदिर की बात करेंगे तो पावापुरी नालंदा में मिलेगा। ठीक है। जैन मंदिर की बात करेंगे तो कुंडलपुर नालंदा में है। एक जैन मंदिर कुंडग्राम वैशाली में है। एक जैन मंदिर लछुआर जमुई में भी है। ठीक है। तो बिहार में आपको जैन मंदिर कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? जैन मंदिर बिहार में बताएंगे सभी लोग। नालंदा, लछुआर, जमुई और नालंदा में, वैशाली में, जमुई में। ठीक है। स्थान की बात करेंगे तो जमुई में किस स्थान पे मिलेगा जैन मंदिर? क्या बताएंगे? कहाँ पे मिलेगा? लछुआर में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? ध्यान में रखेंगे, लछुआर में मिलेगा। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। मैं बात करूं वैशाली में कहाँ पे मिलेगा, तो वहीं पे मिलेगा जहाँ पे भगवान जैन का, सॉरी, भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और कुंडलपुर की बात करेंगे तो कुंडलपुर कहाँ पे मिलेगा आपको? नालंदा में मिलेगा। यहाँ पर भी आपको जैन मंदिर मिलेगा। ठीक है। तो ध्यान रखें, जैन सर्किट के अंतर्गत बिहार में मुख्यतः 4 स्थल है। एक जल मंदिर है,
पावापुरी में, जैन मंदिर लछुआर जमुई, जैन मंदिर कुंडलपुर नालंदा, और जैन मंदिर की बात करेंगे कुंडग्राम वैशाली। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब बिहार में जैन धर्म के 2 तीर्थंकर का जन्म हुआ था। एक तीर्थंकर 12वें नंबर के, उनका नाम क्या है, क्या बताएंगे? वसुपूज्य। ठीक है, 24वें नंबर का कौन है, तो क्या बताएंगे? हमने जब बयानिज्म जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था, एक जैन तीर्थंकर जो थे, फीमेल होने का भी उनपे वो लगता है। ठीक है, उन जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? मल्लीनाथ। मल्लिना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जैन तीर्थंकर में बात करेंगे तो एक होता है जैन समुदाय, 2 समुदाय में बटा था। कौन कौन बटा था? एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। ठीक है, तो श्वेतांबर जो है सो मल्लिनाथ को एज ए फीमेल मानता है। ठीक है, दिगंबर की बात करेंगे तो पुरुष मानता है। ठीक है, कंफ्यूजन है थोड़ा। चलिए अब आते हैं रामायण सर्किट। ठीक है, तो रामायण सर्किट तो जाहिर सी बात है सनातन धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा। ठीक है, हिंदू समुदाय है। ठीक है, हिंदू क्या है? समुदाय होता है। ठीक है, सनातन की बात करेंगे धर्म होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान में रखना, उल्लेखनीय योगदान रहा। बिहार की पवित्र भूमि, भगवान राम और सीता माता से संबंधित है ये। बिहार में ठीक है हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर एवं दर्शनीय स्थल आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम सीता कुंड, सीता कुंड की बात करेंगे। कहाँ पे आपको मिलेगा? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में। ठीक है, सीतामढ़ी में आप जाओगे तो एक जगह है, उसका नाम है पुनौरा धाम। कौन सा जगह है? पुनौरा धाम। जो लोग वहां के होंगे जानते होंगे। ठीक है, वहीं पे जाएंगे तो वहां पे कुंड है। ठीक है, वो सीता कुंड है। कहा जाता है इसे सीता माता के पिताजी जनक जी जब वहां पे ठीक है रथ रथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार जिससे वो होता है, हल चला रहे थे तो वहां से सीता माता प्रकट हुई थी। ठीक है, और वहां पर भी क्या है? कुंड है। ठीक है, आप इसी के आसपास में आप जाओगे तो वहां पे सीता माता का 251 फीट की मूर्ति भी बनाई जा रही है। फीट है कि मीटर है देख लीजिएगा, लेकिन 251 है। ठीक है, अब आते हैं अहिल्या स्थान। ठीक है, अहिल्या क्या है? फीट है? फिर 251 मीटर कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा। यहाँ दरभंगा में आपको मिलेगा। रामशिला, प्रेतशिला, दोनों को दोनों कहाँ पे है? रामशिला, प्रेतशिला गया में। गया में आपको मिलेगा। ठीक है, सिंहेश्वर स्थान आपको कहाँ पे मिलेगा? सिंहेश्वर स्थान सहरसा। सहरसा मिलेगा। वाल्मीकि नगर कहाँ पे मिलेगा? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, वाल्मीकि नगर आपको पश्चिमी चंपारण। सीताकुंड, सिंहेश्वर स्थान, वाल्मीकि नगर, अहिल्या स्थान, रामशिला, प्रेतशिला सभी के सभी रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ ठीक है सनातन धर्म से संबंधित स्थल है जिनका बिहार सरकार विकास कर रही है। ठीक है, अब आते हैं सिख सर्किट। ठीक है, सिख सर्किट भी बनाया जा रहा है। बिहार सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह की जन्मभूमि रहा है। इसके अतिरिक्त सिख धर्म के प्रथम गुरु ठीक है सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक भी आए थे। हाँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, यहाँ पे क्या होगा? गुरु नानक देव हो जाएंगे। ठीक है, सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव। ठीक है, एवं 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह ने बिहार की यात्रा की थी। जब तेग बहादुर सिंह जब बिहार की यात्रा पे होते हैं तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, तो उनको यहीं पे रखकर चले जाते हैं। उन्हीं से गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। ठीक है, तो प्रथम गुरु, दूसरा गुरु और 9वें गुरु ठीक है सॉरी प्रथम गुरु, 9वां गुरु और 10वां गुरु से संबंधित बिहार रहा है स्थल। ठीक है, अब यहाँ पे सिख सर्किट में कौन कौन सा स्थान है संबंधित है उनको जरा आप लोग ध्यान रखें। सबसे पहले तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब में आपको देखने को मिलेगा है ये। गुरुद्वार गुरु का बाग ये भी आपको पटना में मिलेगा। कंगन घाट की बात करेंगे ये भी पटना में है। प्रकाश कुंज की बात करें ये भी पटना में। सारा का सारा आपको पटना में मिलेगा। एक गुरु नानक कुंड ही है ठीक, वो आपको राजगीर में मिलेगा। बाकी सारा के सारा सिख सर्किट से संबंधित स्थल कौन सा है? तो सबके सब को कहाँ दिखेंगे? तो सबके सब को पटना में ही दिखेंगे। ठीक है, एक बार सबका सब नाम रिपीट कर लीजिए कौन कौन नाम है। पटना में जाएगा। ठीक है, कंगन घाट की बात करेंगे। प्रकाश कुंज हो गया। गुरुद्वारा हांडी साहब की बात करेंगे। गुरुद्वारा बाल लीला की बात करेंगे। और गुरु नानक कुंड ठीक है ये आपको राजगीर में मिलेगा। बाकी सबके सब क्या है? पटना में। ठीक है, तीसरा उसके बाद जो है सूफी सर्किट। सर प्रकाश कुंज फेस्टिवल ही मनाते हैं लोग ना शायद। हाँ, प्रकाश कुंज फेस्टिवल में मनाया गया था। 350 प्रकाश पर्व मनाया गया था। ठीक है, इनका 350 वर्ष पूरा होने पे ठीक है किनका? गुरु गोविंद सिंह के 350 वर्ष पूरे होने पे ठीक है मनाया था बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, प्रकाश वर्ष। अब देखेंगे क्या है। मनाया जाता है सर। हाँ, तो हर वर्ष मनाया जाता है बिल्कुल। हाँ, एक 350 वर्ष पूरा होने पे कोई फेस्टिवल मनाया गया था बिहार सरकार बड़े धूमधाम से मनाई थी। हाँ सर, प्रकाश पर्व था बहुत। हर वर्ष तो बैसाखी का त्योहार मनाते हैं।
हर वर्ष ऐसे मनता है प्रकाश पर्व, लेकिन उतना ध्यान से अच्छा, हर वर्ष प्रकाश में पर्व मनाते हैं, हर ठीक साल मनाया जाता है सर, वही उनके जन्म ठीक है। दिवस पर। आप चलेंगे सूफी सर्किट, ठीक है। सूफी से बिहार की भूमि सूफीवाद एवं चिश्ती एवं सुहरावर्दी से संबंधित है। ये बिहार में कई सूफी दर्शनीय स्थल भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मनेर शरीफ आपको कहाँ पे मिलेगा? पटना। पटना में, ठीक है। अमझर शरीफ कहाँ पे है? औरंगाबाद, शेर शाह सूरी का मकबरा, असम, बड़ी दरगाह, नालंदा, नालंदा, नालंदा। ये सारे के सारे स्थल जो सूफी सर्किट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मनेर शरीफ, अमझर शरीफ की बात करेंगे, ठीक है। शेर शाह सूरी का मकबरा की बात करेंगे, ठीक है। बड़ी दरगाह की बात करेंगे। सबके सब स्थल किससे जुड़े हुए हैं? तो सबके सब सूफी सर्किट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं सूफी सर्किट के बाद बिहार में आपको इको सर्किट भी आपको देखने को मिलता है। अब इको सर्किट में क्या क्या है तो देखेंगे, प्राकृतिक वाला चीज होगा, ठीक है। बिहार प्राकृतिक छटा है, जैविक विविधता एवं मनभावक, ठीक है। मनभावक मतलब क्या होता है? जो देखने में मन अच्छा को लगे, ठीक लुभाने है। वाली। मन भावक पर्यावरणीय दृश्यों से परिपूर्ण स्थल है, जहाँ पहाड़ है, झरने, हरियाली के मनभावक दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको कहाँ पे मिलेगा? बिहार का एक मतलब क्या है, मात्र एकमात्र टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे मिलेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? पश्चिमी चंपारण, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा? तो पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा आपको? पश्चिमी चंपारण में मिलेगा, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, आप हमें ये बताइए, उसके बाद बात करेंगे बराबर की गुफाएं कहाँ पे है? जहानाबाद। जहानाबाद, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कहाँ पे मिलेगी बराबर की गुफाएं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे है? तो आपको जहानाबाद में आपको मिलेगी बराबर की गुफाएं, ठीक है। घोड़ा कटोरा आपको कहाँ पे मिलेगा? घोड़ा कटोरा कटिहार, नालंदा, ये नालंदा में। मिलेगा, ठीक है। बुद्ध भगवान का मूर्ति है, ठीक है। किसके बीच में, क्या बोलते हैं? तालाब के बीच में है, ठीक है, राजगीर में। कांवर झील आपको कहाँ मिलेगा? बिहार का एकमात्र रामसर स्थल। बेगूसराय में, बिल्कुल। भीमबाद कहाँ पे मिलेगा? भीमबाद मुंगेर, और बिल्कुल कैमूर में। ककोलत जलप्रपात कहाँ पे मिलेगा? ककोलत, नवादा, वादा। ठीक है, नवादा में है, ठीक है। ककोलत आपको मिलेगा नवादा में। तिलहर का कुंड आपको मिलेगा कैमूर में। भीम बांध की बात करेंगे, कहाँ पे मिलेगा? भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में। कांवर झील कहाँ पे मिलेगा? कांवर झील बताइए? बेगूसराय, बेगूसराय में, ठीक है। घोड़ा कटोरा आपको कहाँ पे मिलेगा? घोड़ा कटोरा राजगीर, राजगीर में, ठीक है। बराबर की गुफा आपको कहाँ पे मिलेगा? बराबर की गुफा है जहानाबाद, जहानाबाद में, ठीक है। तो इन सब के अलावा भी आप जाओगे तो बिहार में यूनेस्को से संबंधित कुछ स्थल है, ठीक है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार के 2 स्थलों को चिन्हित किया गया। कितने स्थल है बिहार से? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, साल पूछ दिया जाता है। कितने स्थल बिहार से चिन्हित किए गए, क्या बताएंगे? 2 स्थल, ठीक है। ध्यान में रखेंगे 2 स्थलों को बिहार से मतलब क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कितने स्थल को बिहार से चिन्हित किया गया है? 2 स्थलों को बिहार से चिन्हित किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन कौन है वो 2 स्थल, तो क्या बताएंगे? महाबोधि टेम्पल और नालंदा विश्वविद्यालय। महाविहार, ध्यान में रखेगा तो महाबोधि मंदिर को शामिल किया गया है, और नालंदा विश्वविद्यालय को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। ध्यान में रखेगा, इंपॉर्टेंट है। नालंदा मैं फिर से महाविहार रिपीट कर अलग रहा है, विश्वविद्यालय अलग है, सेम ही है। हाँ, नालंदा महाविहार क्या था? नालंदा महाविहार जिस समय इसका गुप्ता पीरियड के समय में था, नालंदा महाविहार के स्थान पे नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण आधुनिक समय में हुआ है, ठीक है। अभी नालंदा महाविहार कहाँ से है? नालंदा महाविहार जो था बौद्धों का वहाँ पे रहने का, उनके पढ़ाई का स्थल था, उसी का पुरातात्विक स्थल, दिया था ना, ठीक है, उसको शामिल किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय नहीं शामिल है, नालंदा महाविद्यालय, नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थल को शामिल किया गया, जहां पे विश्वविद्यालय बनाया गया है, ठीक है। महाबोधि मंदिर कम्प्लेक्स, ठीक है, इसको कब शामिल किया गया? 2002 में। 2002 में शामिल किया गया, ठीक है। महाबोधि मंदिर बोध गया स्थित बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थान है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। इस मंदिर के प्रांगण में बोधि वृक्ष भी मौजूद है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन क्या ये ओरिजिनली वही बोधि वृक्ष है या फिर उसका कोई दूसरा रूप है? इसका 5वां संस्करण है ना। ठीक है, उसका 5वां पीढ़ी का मिलेगा आपको, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जिसको आखिरी रूप में कनिंगम के द्वारा लगाया गया था लास्ट में। किसके द्वारा? नाम याद रखेगा, कनिंगम के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। क्योंकि इसको कटवा दिया गया था, ठीक है। एक बार कटवा दिया गया, एक बार अशोक की वाइफ ने उसको कटवा दिया, एक बार शशांक ने कटवा दिया, एक बार बाढ़ के कारण खराब हो गया, एक बार और भी कोई कारण होगा, तो आखिरी रूप में कनिंगम ने इसको क्या किया? लगाया, कनिंगम महोदय ने, ठीक है। वहीं से और जो इसको आर्कियोलॉजिस्ट था वही ना। हाँ, वही लगाया था, ठीक है। अब बाद में जाके 2002 में, ठीक है, क्या हुआ?
इसमें इसको यूनेस्को के शामिल विश्व किया गया विरासत यूनेस्को स्थल लिस्ट में। में ठीक है, शामिल ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2002 में इसको क्या किया गया, तो 2002 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल की बात करें, इसको कब शामिल किया गया यूनेस्को में, क्या बताएंगे? 2016 में 2016 में इसको शामिल किया। कब शामिल किया गया? तो 2016 में इसको शामिल किया गया। नालंदा महाविहार का निर्माण प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ था। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था तथा विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय था। बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया। वर्ष 2010 में संसद के द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा राजगीर में, ठीक है, राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना का कार्य किया गया, जहां 2014 से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो 2010 में संसद में एक अधिनियम पारित करके 2014 से यहाँ पे शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया। ठीक है, इसको बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको ध्वस्त किया गया था। कब किया गया था? 1198। 1198 होना चाहिए, बच्चे कर लीजिए। ठीक, नहीं 1198, 1202, 1202 होगा लगभग, 1202-3 यही कंफ्यूजन है। 1203 ठीक है, डायरेक्ट। देख लीजिए 1198 में तो बिहार पे आक्रमण किया था शायद, एक बार देख लीजिएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय के 2006 में, नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल को 2016 में शामिल किया गया। और बोध गया को कब शामिल किया गया यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में? तो 2002 में। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल 2016, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न थे। बिहार में क्या, बिहार में क्या? पर्यटन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग से पूछ लेता हूँ, बिहार में पर्यटन का लोगो क्या है? ब्लिसफुल बिहार। सुजातागढ़ स्तूप कहाँ पे है? गया कौन सर? गया, सुजाता सुजातागढ़ स्तूप कहाँ पे है? गया में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लछुआर का जैन मंदिर किस जिला में पड़ेगा? जमुई, जिला कहाँ पे? प्रेतशिला। गया। रामशिला। बिहार में दो जैन तीर्थकर का जन्म हुआ, दोनों का नाम बताइए। वासु पूज्य और महावीर। महावीर, कंगन घाट कहाँ पे मिलेगा? कंगन घाट पटना, भीमबाद कहाँ पे? भीमबाद अभ्यारण्य मुंगेर, मुंगेर में। ठीक है, तेलहर का कुंड कहाँ पे है बिहार में? कैमूर। घोड़ा कटोरा जहानाबाद, राजगीर। इसको, ठीक है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2002। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल 2016। समझ गए? क्लियर? कोई डाउट? नियम को संसद से कब पारित किया गया था? 2010 सेशन कब से प्रारंभ हुआ वहां पे? 2014। ठीक है, देखिए अब जनगणना की बात करेंगे तो नया वाला जनगणना तो आया नहीं है। ठीक है, नया वाला जनगणना तो आया नहीं है, तो हमारे लिए स्कूल रहेगा 2011 वाला ही जनगणना हमको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बिहार में 2011 की जनगणना देखेंगे। ठीक है, क्योंकि नया वाला जनगणना हुआ नहीं, 21 में जनगणना हुआ तो होना था, लेकिन ड्यू टू कोविड नहीं हो पाया। जनगणना कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है? संघ के रजिस्ट्रार होता है, जनगणना रजिस्ट्रार। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय जनगणना करवाती है। ठीक है, अब आता है भारत की जनगणना। भारत की जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872 में भारत की जनगणना तो प्रारंभ हो गई, लेकिन ये 1872 में जनगणना तो रेगुलर नहीं थी। ठीक है, भारत में नियमित जनगणना की प्रारंभ कब होती है? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में 10 वर्षीय जनगणना। किताबे में आपको देखने को मिलता है, जिसे अबुल फजल ने लिखा अकबरनामा, उसमें जनगणना के बारे में चर्चा की गई है। इसकी किताब क्या नाम है इनका? कौटिल्य की पुस्तक जो थी, क्या नाम था? अर्थशास्त्र, उसमें भी जनगणना के बारे में जानकारी दी गई है। तो जनगणना का इतिहास तो पुराना है, लेकिन आधुनिक भारत की बात करेंगे तो 1872 और 1881 ध्यान में रखिएगा। उस समय हुआ लॉर्ड मेयो के समय, लेकिन रेगुलर नहीं थी।
1881 में जो जनगणना हुई लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है। आप देखेंगे 1936 ईस्वी में बिहार, उड़ीसा से बिहार अलग होने के बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना मतलब क्या हुई, पृथक रूप से हुई, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, समझ गए। तो 1936 में उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 में बिहार की जनगणना क्या होती है, पृथक रूप से होती है, ध्यान में रखिएगा। 2011 में जनगणना की बात करें, देश की कितने नंबर की जनगणना थी, 15 में। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर पूछेगा बिहार का पहली बार पृथक जनगणना कब हुआ तो क्या बताएंगे, 1941 में, ठीक है। कब हुआ, 1941 में हुआ, क्योंकि 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो चुका था, ठीक है। जिस समय 2011 में देश की जनगणना होती है, हमारी 15वीं जनगणना थी, उस समय जनगणना के आयुक्त कौन थे, चंद्रमौली। ये चंद्रमा जनगणना की वाक्य क्या थी, हमारी जनगणना हमारा वही। ठीक है। जनसंख्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी क्या आ चुका है, क्या बोलते हैं उसको, जातिगत हुआ ना, तो उसमें जनसंख्या बताएगा कितना, याद है क्या किन्हीं को, जातिगत जनगणना का जनसंख्या कितना है, 13 करोड़ कुछ हो गया था। ठीक है। इसमें 10,40,99,452 है 2011 की जनगणना की, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत की कुल जनसंख्या की अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो 8.58 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जातिगत तो मैं अलग से करवाऊंगा, ये 2011 वाला भी देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान तीसरा नंबर पे है, अभी भी, पहले भी था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको बिहार मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ डाटा है, अगर इसको देखेंगे तो उतना जरूरत हमारे लिए नहीं, लेकिन कुछ चीजें हमारे लिए जरूरत हो जाता है, जैसे लिंगानुपात, ठीक है। लिंगानुपात कितना है हमारा, लिंगानुपात हमारा कितना है, 935 है, सॉरी 935। 918 है, ठीक है। इधर 18 कितना, 943 है, ठीक है। तो ये बाल लिंग अनुपात की बात करेंगे तो 935 है, 919 है। 935 किसका है, बिहार किधर है, ये पहला, इधर बिहार है, इधर भारत है, ठीक है। तो कुल जनसंख्या की बात करें 10,41,00,000 है, लेकिन भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, तो 121.06 करोड़, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे लिंग अनुपात 918 है और इसका कितना है, 943 है, ये ध्यान रखें। लिंगानुपात पूछा जा सकता है, 2011 पूछा हुआ भी है क्वेश्चन है, पूछ चुका है, आप तो नहीं पूछे, या फिर पहले तो कई बार पूछा हुआ है। तो 918 जो है बिहार का लिंगानुपात है, भारत का कितने, 943 है। डेंसिटी पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखें। बिहार का 1106 है, इसका कितना है, मात्र 382 है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 10 की वृद्धि दर की बात करेंगे, ठीक है, तो कितना है, 25.42% है। भारत का कितना है, 17.7% है, समझ रहे हैं ना। 10 की ये वृद्धि दर है, मतलब 10 साल में, ठीक है, कितना परसेंटेज बढ़ते हैं, 17.7% बढ़ जाता है, जबकि बिहार का कितना, 25.42% है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बाकी हम लोग जातिगत जनगणना कर लेंगे बिहार के संदर्भ में, जो कि हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। साक्षरता दर बिहार का कितना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, कितना 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार की साक्षरता दर 61.8% था, भारत का 73% था। लेकिन पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, महिला के कितनी है, ये आसान है याद करना, 51, 61, 71, याद रहेगा। सबसे कम महिला का 51.5, उसके बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है। टोटल साक्षरता दर की बात करें 61.8 है, और इधर कितना है, पुरुष का कितना है, 71.2 है, ठीक है। तो महिला साक्षरता दर की बात करें 51.5, ठीक है, और टोटल की बात करेंगे 61.8 है, और पुरुष की बात करेंगे 71.8 है, ठीक है। सेंटर वाला याद है आप लोग को। टोटल साक्षरता दर की बात करें 73 है, पुरुष की बात करेंगे 80.9 है, और फीमेल की बात करेंगे 64.6 है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ज्यादा नहीं, यही सब कई बार पूछा है, साक्षरता से क्वेश्चन पूछा है, जो पूछ चुका है वो बात कर रहा हूँ। डेंसिटी से पूछा है, लिंगानुपात से पूछा है, ठीक है, और इसमें विशेष नहीं पूछा है। हाँ, आप पूछता किसमें, तो इसमें से खूब पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये अभी भी पूछेगा, क्योंकि जातिगत जनगणना केवल बिहार का हुआ, पूरा भारत का तो हुआ नहीं है। तो ये डाटा जो इसमें जो दिया गया है, ये आपके लिए अभी भी उतना ही जरूरी है जितना पहले था। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 3 जिला, ठीक है, पश्चिमी चंपारण अभी भी है, कभी भी रहेगा, ठीक है, जब तक कोई बड़ा फेरबदल नहीं होता है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल बिहार में किस जिले का है, तो क्या बताएंगे, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ पे है, बेतिया।
बेतिया, ठीक है, ध्यान रख। पश्चिमी चंपारण, दूसरा पे गया का, तीसरा पे पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर, ठीक है, ध्यान। शिवहर जिला का बंटवारा किस जिले से कटकर हुआ था? सीतामढ़ी से। किससे? सीतामढ़ी से, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? सबसे अधिक जनसंख्या वाला? पटना जिला। एकमात्र जिला जिसकी जनसंख्या 50 लाख से ज्यादा है, कौन है? पटना। पटना। ये सबसे कम जनसंख्या किसकी है? शेखपुरा की सबसे कम जनसंख्या। सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक दशकीय वृद्धि करने वाला? मधेपुरा। मधेपुरा, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि करने वाला? अरवल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अरवल जिला, ठीक है। बिहार का नवीनतम जिला कौन है? अरवल है, जहानाबाद से लगवा है 2002। जहानाबाद से लगवा है, ठीक है। 2000 कब हुआ है? 5 या 6 है। देख लीजिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? गोपालगंज सबसे कम का, ये लिंगानुपात? पूछा हुआ सब पूछे हुआ है इसमें, जितना पढ़ा रहा हूँ ना, ये सबसे कम सबसे ज्यादा वाला पूछा हुआ है, ठीक है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किसका है? किशनगंज। किशनगंज। सबसे कम बाल लिंगानुपात? वैशाली। क्वेश्चन। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? शिवहर। शिवहर का है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है। बात करेंगे, बताइए आप, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 3 जिला कौन सा है? मैं एक ही जिला का नाम बता दीजिए जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल रहेगा। पश्चिम ठीक है, पश्चिम चंपारण। पश्चिमी चंपारण, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल किसके हैं? शिवहर। का। शिवहर के। सर्वाधिक जनसंख्या किसके हैं? पटना। 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 शेखपुरा। 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 की बात करेंगे तो क्या है? शेखपुरा, ठीक है। सबसे कम किसको हो जाएंगे? शेखपुरा का। अब हमें ये बताइए, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किसने किया दशकीय रूप में? मधेपुरा। मधेपुरा। ठीक है, क्या बताएंगे? मधेपुरा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मधेपुरा, ठीक है, ठीक है, मधेपुरा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, बताना है आपको, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या किसके हैं? शेखपुरा आपने बताया, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला? अरवल। अरवल। बात किसका है? गोपालगंज। गोपालगंज, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात? मुंगेर। वैशाली। वैशाली। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें किसके है तो ध्यान में रखेंगे मुंगेर के, ठीक है। अब हमें ये बताएं, सर्वाधिक बाल, ठीक है, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है, ठीक है। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जिला वैशाली। किसका है? शिवहर का। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना बताया था मैंने? 11 से 6। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नीचे भी देखता हूँ, फिर एक बार रिपीट करवा दूंगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व का किसका मिलेगा आपको? कैमूर का। कैमूर। जिला कौन सा है? पटना, ठीक है। सबसे कम शहरीकरण वाला किसका है? समस्तीपुर एवं बांका, ठीक है। बांका किस प्रमंडल में आ रहा था? भागलपुर। समस्तीपुर किस प्रमंडल में है? नहीं, भागलपुर में बांका, दरभंगा। ठीक है, हाँ, समस्तीपुर। हाँ, बांका भागलपुर में है। भागलपुर प्रमंडल में 2 ही जिला, एक बांका है, एक भागलपुर है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता किसका है? लिटरेसी रेट सर्वाधिक? रोहतास का। सबसे कम किसके हैं? पूर्णिया का। पूर्णिया का, ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, सबसे अधिक साक्षरता की बात करेंगे ओवरऑल रोहतास है। मेल में भी रोहतास ही है और फीमेल में भी रोहतास ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम साक्षरता की बात करेंगे पुरुष में पूर्णिया है, ओवरऑल पूर्णिया है, लेकिन मेल में चेंज, फीमेल में चेंज होगा। फीमेल में फीमेल किधर गया भाई? सहरसा। फीमेल नहीं पढ़ते, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे अधिक की जहां पर भी बात आएगी सब जगह रोहतास आएगा, ठीक है।
सबसे अधिक ओवरऑल पुरुष में, महिला में सर्वाधिक क्या होगा? रोहतास होगा। लेकिन सबसे कम की बात करेंगे तो ओवरऑल सबसे कम पूर्णिया लिटरेसी रेट में, मेल में भी बात करेंगे पूर्णिया ही होगा। लेकिन जब फीमेल की बात करेंगे, फीमेल में क्या हो जाता है? सहरसा हो जाएगा। याद रहेगा? जी सर। क्या 67वीं बीपीएससी सब में पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर की बात करेंगे तो क्या होगा? फिर रोहतास होगा। और सबसे कम ग्रामीण की बात करेंगे फिर भी रोहतास होगा। मतलब रोहतास पूर्णिया, अधिक वाला में सब जगह रोहतास हो रहा है, कम वाला में सब जगह पूर्णिया हो रहा है। लेकिन एक जगह पे चेंज हो जा रहा है, पूर्णिया ना होकर सहरसा होता है। कहाँ पे होता है? सर सबसे कम महिला बिल्कुल, कहाँ पे साक्षरता। होता है? तो ध्यान रखें, महिला वाला में चेंज होता है, ठीक है, याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चले। अब हमें ये बताइए, सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला, सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले, तो शहरी साक्षरता में भी फिर चेंज होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा? कैमूर हो जाता है, ठीक है, समझ गए? तो सबसे अधिक शहरी साक्षरता में कैमूर हो जाएगा, ठीक है, और एक सबसे कम महिला साक्षरता में सहरसा होगा। बाकी सब क्या रहेगा? सेम रहेगा, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे कम शहरी साक्षरता में क्या हो जाएगा? सबसे कम शिवहर हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति, ये प्रश्न पूछा है कई बार, ठीक है, अनुसूचित जाति सबसे अधिक कहाँ पे है आपको? गया में, ठीक है। अनुसूचित जाति का सीट कितना है लोकसभा में बिहार में? 2 सर, कटोरिया और अनुसूचित मणिपुर। जाति का लोकसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा का बिहार में अनुसूचित जाति का 6 सीट है। कितने सीट है? 6, ठीक है, कितने सीट है? 6 सीट है, ठीक है। और आप जो कह रही है ना, वो कटोरिया और मनिहारी, ठीक है, वो एसटी का सीट है, विधानसभा में 2 सीट है, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की सीट कहाँ पे? न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा? सबसे कम अनुसूचित जाति की संख्या वाला जिला किशनगंज है, और सबसे ज्यादा गया में है, ठीक है। अब देखेंगे, ये तो शेड्यूल कास्ट का होगा, शेड्यूल ट्राइब की बात करें, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पे मिलेगा? चंपारण, पश्चिमी चंपारण। सबसे कम? खगड़िया। सबसे कम खगड़िया मिलेगा। एक बार फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, सुनिएगा जरा, ठीक है, मैं बोलूंगा आप लोग से बताना। आप सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, किस जिला का है? सबसे कम कैमूर का। सबसे ज्यादा? पटना। सर्वाधिक शहरीकरण वाला पटना हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम शहरीकरण वाला? समस्तीपुर का। समझती। सर्वाधिक साक्षरता किस जिले का है रोहतास। ओवरऑल? ठीक है, चलिए, बस सबसे कम किसका है ओवरऑल? पूर्णिया। मेल लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहाँ का है? मेल। रोहतास। और सबसे कम फीमेल में बताना, सबसे कम मेल में? पूर्णिया। ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पे है? रोहतास। और सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पे? यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सहरसा। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला कौन सा जिला है? रोहतास। ठीक है। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता किसका है? पूर्णिया। पूर्णिया। सर्वाधिक शहरी साक्षरता किसका है? कैमूर। और सबसे कम शहरी साक्षरता किसका है? शिवहर। सर्वाधिक एससी परसेंटेज वाला जिला, अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत? गया। गया में, ठीक है। सबसे कम बताइए। किशनगंज। किशनगंज, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। सबसे कम? खगड़िया। खगड़िया। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से ये जो भी मैंने बताया आपको, यहाँ से बिहार में 2011 के जनसंख्या के संबंधित आंकड़े, ठीक है, पूछे थे। जनसंख्या अभी नया नहीं आया है, ठीक है, जनगणना अभी नया नहीं हुआ है, इसलिए ये डाटे आपको चेंज करने हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। ये डाटा आपके जनगणना वाला में भी, ये जातीय जनगणना हुआ उसमें भी ये नहीं बदलेगा, क्योंकि लिटरेसी वगैरह का चर्चा उसमें नहीं है ना, लिटरेसी वगैरह नहीं ना उसमें, ये है इसमें नहीं सर, सर, लिटरेसी वगैरह नहीं है। जाति जनगणना हुआ। हाँ, तो केवल जाति से संबंधित है, तो केवल ये डाटा आपका अभी भी इम्पोर्टेंट है, और इसको एक बार आप लोग ध्यान में रखेंगे, खास करके ये जो है सो, ठीक है। मैं वीडियो भी दे दूंगा, एक बार इसको अच्छे से आप लोग देख लेंगे, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था, ठीक है, आसान है, एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा बिहार की राज्य व्यवस्था, एक्चुअली में कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री, यही सब पढ़ना है, कुछ विशेष नहीं है। कल की क्लास में ही आपका एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा पंचायत वगैरह अगर इसमें दे दिएगा ना, तो पंचायत वगैरह थोड़ा लंबा है, बाकी मुख्यमंत्री और राज्यपाल, यही सब इसमें कुछ विशेष है नहीं, ठीक है। तो कल की क्लास में इसको बाकी को हम लोग
देखेंगे।